सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैज़गॉन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें मेंशन किया गया है कि रिलायंस पावर, जोमेटो और येस बैंक आज के दिन लीडिंग एनएससी वॉल्यूम्स के लिस्ट में आ रही है। इसका मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एनएससी में जितनी भी कंपनी ट्रेड हो रही है उनके एक वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे। उस वॉल्यूम से अगर कंपेयर करोगे रिलायंस पावर के वॉल्यूम को, जोमेटो के वॉल्यूम को या फिर येस बैंक के वॉल्यूम को, तो इन तीन कंपनी का वॉल्यूम उन सभी कंपनी के वॉल्यूम से ज़्यादा निकलेगा। यानी कि ये कंपनी आज के दिन एनएससी के जितनी भी कंपनीज़ में आपको वॉल्यूम्स दिख रही हैं उन सब के कंपैरिजन में सबसे बड़े वॉल्यूम्स पे ट्रेड कर रही है। यानी कि लोगों की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा आज के दिन रिलायंस पावर, जोमेटो और येस बैंक में है। और वही यहाँ पर मैज़गॉन, इंडस्ट्रियल बैंक और सीमेंस जो है वो लीडिंग टर्नओवर के नाम पर दिख रही है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी कंपनी में आज के दिन चेंज हैंड हुई है शेयर्स, उनके एक टर्नओवर आपको देखने को मिलेंगे। उन टर्नओवर में मैज़गॉन का नाम सबसे ऊपर, इंडस्ट्रियल बैंक और सीमेंस का नाम देखने को मिलता है। अब इस आर्टिकल को दोस्तों और भी डिटेल्स में आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, देख सकते हैं आप। अगर टर्नओवर की बात करें तो उसमें एनएससी में सबसे बड़ा टर्नओवर है जोमेटो का आज के दिन। बट उसके बाद अगर हम देखें तो मैज़गॉन में आज के दिन 900 करोड़ के टर्नओवर से हमें देखने को मिले हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि आज के दिन मैज़गॉन में काफ़ी ज़्यादा शेयर्स हमें चेंज हैंड होते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि कुछ बड़े डील्स एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिले हैं। अब ये कोई ऑफिशियल डेटा के थ्रू पब्लिश नहीं हुआ है कि कितने डील्स एग्जीक्यूट हुए हैं या किसने खरीदा है, किसने बेचा है। बट वॉल्यूम्स में, टर्नओवर्स में अगर एक बड़ी उछाल होती है, लाइक अगर आप एचडीएफसी बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एनसीसी, आईसीआईसीआई बैंक के वॉल्यूम्स को अगर देखोगे तो वो कितना है, करीब 830 करोड़। उन सभी बड़े बड़े नाम के कंपेयर में अगर मैज़गॉन के वॉल्यूम्स को देखें तो वो है 900 करोड़। यानी कि बड़ा बैंक के सामने या फिर बोल सकते हैं बड़े स्टॉक के सामने अगर उसके आधे से भी कम मार्केट शेयर वाली कोई कंपनी का वॉल्यूम्स अगर उससे ज़्यादा है तो ये उम्मीद किया जा सकता है कि कुछ बड़े डील्स आज उसमें ज़रूर एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिले हैं। शाम में जब बल्क डील, ब्लॉक डील का डेटा पब्लिश होगा तब हम देखेंगे कि कोई बड़ा नाम वहाँ पर है भी या नहीं। अब दोस्तों अभी पिछले कुछ टाइम में देखे जाए तो डिफेंस कंपनी में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। मार्च के महीने में 1.6 लाख करोड़ का मार्केट कैप ऐड किया गया है डिफेंस स्टॉक्स में। और वो मार्केट कैप इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि पिछले कुछ टाइम में इन सारी कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं उसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी दिखी है, कुछ रिकवरीज वहाँ पर देखने को मिली है। और अभी रिकवरीज के बाद इसका जो करंट 52 वीक हाई से मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 9% बचा है। यानी कि बोल सकते हैं कि जितनी भी डिफेंस कंपनी है, लाइक हम बात करें मैज़गॉन की, गार्डन रिच बिल्डर्स की या फिर कोचिंग शिपयार्ड की, तो इन सभी में गिरावट तो देखने को मिली थी। बट गिरावट के बाद अगर रिकवरी की बात करें तो सबसे अच्छी रिकवरी हमें कहीं ना कहीं मैज़गॉन में देखने को मिली है। और इसके अपकमिंग नंबर्स यानी कि Q4 के अर्निंग्स अगर कमाल के हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये रिकवरी हम उम्मीद कर सकते हैं आगे भी देखने को मिल जाए। वेल, ये कोई गारंटी नहीं है बट फैक्ट डेटा के बेसिस पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी इसको रिकमेंडेशन की तरह मत समझना, आप इसको एजुकेशन पर्पस की तरह भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों CDSL आने वाले कल में एक न्यूज़ के वजह से फोकस में रह सकती है और वो फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस कंपनी के सेक्टर को देख लो। ये कंपनी डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इस सेक्टर में इकलौती ये कंपनी नहीं है। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसको हम NSDL के नाम से जानते हैं। पहले NSDL का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा देखने को मिलता था। अगर हम उसको CDSL से कंपेयर करें तो NSDL मार्केट की लीडर हुआ करती थी। बट कोविड के बुल रन के बाद हमें देखने को मिला कि मार्केट कैप में एक ह्यूज चेंजेस देखने को मिली, जिसमें CDSL के जो मार्केट कैप है वह NSDL के मार्केट कैप को काफ़ी तेज़ी से बीट करते हुए नजर आए। और अभी के टाइम पर अगर हम देखें तो CDSL इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी बन चुकी है। बट दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जब NSDL का IPO हमें देखने को मिलेगा तो जो लोग डिपॉजिटरी सेक्टर को इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे थे उनका पैसा थोड़ा सा डाइल्यूट ज़रूर हमें देखने को मिल सकता है। अब वो कैसे देखने को मिलेगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। बट उसको समझने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेक्निकल एनालिसिस को अच्छी तरह से नहीं समझा है तो आप मेरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि फ़िलहाल काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा।
फीस भी इसकी हमने काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल रखी, ईजिली आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। और इस कोर्स को लेने के बाद अगर किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट्स एंड क्वेरीज होती है टेक्निकल से रिलेटेड, तो उसका एक्सेस मैं आपको लाइफ टाइम तक देने वाला हूँ, यानी कि लाइफ टाइम तक जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो मैं आपका क्लियर कर सकता हूँ। तो कोर्स को एक्सेस करने के लिए, इसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर का लिंक देखने को मिलेगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, जो भी कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स होंगी वो मैं आपको वहाँ पर भेज दूंगा। उसके बाद आप इजीली कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं, बात करते हैं CDSL को क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब NSDL की IPO हमें देखने को मिलेंगे, और वो प्रॉब्लम अगर होगी तो क्या वो परमानेंट प्रॉब्लम होगी या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होगी, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों NSDL का IPO कब आएगा, इसके डेट्स की बात कर लेते हैं। तो उम्मीद तो था कि NSDL के IPO हमें लेट मार्च 2025 में देखने को मिल सकते हैं, और आज है 26 तारीख, तो महीना ख़त्म होने में ज़्यादा दिन अब है नहीं, 4-5 दिन ही अवेलेबल है। तो काफ़ी कम पॉसिबिलिटी है कि 25 में हमें मार्च के महीने में इसके IPO आते हुए देखने को मिल जाए। पहले उम्मीद था कि 25 में IPO आएगा मार्च के महीने में, और अप्रैल के महीने में इसके अलॉटमेंट हमें देखने को मिलेगी। बट अब हो सकता है कि अप्रैल के महीने में इसके IPO आपको आते हुए देखने को मिले और अप्रैल के महीने में ही इसके अलॉटमेंट आपको देखने को मिले। बट दोस्तों अगर IPO आता है तो इससे CDSL को क्या प्रॉब्लम होगा। तो देखो, CDSL को बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई प्रॉब्लम में भी देखने को ना मिले, बट अगर हम शेयर्स के हिसाब से बात करें, स्टॉक के हिसाब से बात करें, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रुपये है एक सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, और आपने चूज़ कर लिया डिपॉजिटरी सेक्टर। तो अभी आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, एक ही ऑप्शन है CDSL। आप पूरा का पूरा CDSL में भी डाल सकते हैं पैसा, बट इन फ्यूचर आप देखोगे कि NSDL का भी ऑप्शन है आपके पास और CDSL का भी ऑप्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, नंबर्स देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, वो अगर आपको CDSL का बेटर लगेगा तो CDSL में आप मैक्सिमम पैसा डालोगे। बट कुछ अमाउंट, ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं रिस्क को कम करने के लिए, तो कुछ अमाउंट जो है वो NSDL में भी जा सकता है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये बताता है कि CDSL से कुछ आउटफ्लो हम विटनेस कर सकते हैं जब हमें NSDL की IPO आते हुए देखने को मिले। अब ये चीज़ हमने कई सारी कंपनी में देखा है। जब हमें इंडिगो पेंट का लिस्टिंग देखने को मिला था तो उसका इम्पैक्ट हमें एशियन पेंट में देखने को मिला था, और भी काफ़ी सारी कंपनी है। जब कॉम्पिटिटर लिस्ट होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें इसका असर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ का असर शॉर्ट टर्म पे होता है और सिर्फ स्टॉक पे होता है, ना कि बिजनेस पे। बिजनेस पे तब असर होता है जब कोई कंपनी एक पर्टिकुलर सेक्टर में मोनोपोली बना कर रखी है, 80-90% का मार्केट शेयर है मान लो, और कोई दूसरी बड़ी कंपनी उतर जाती है उसी सेक्टर में, तो ऑब्वियस ये बात है कि मार्केट शेयर वहाँ से कुछ जाएगा, तो वहाँ पर बिजनेस पे असर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर पेंट सेक्टर उठा लो, जहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप ने अभी रिसेंटली एंट्री मारी है, और एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप केबल्स एंड वायर सेक्टर ले लो, जहाँ पर भी आदित्य बिरला ग्रुप ने अभी रिसेंटली एंट्री से रिलेटेड अनाउंसमेंट की है, और अडानी ग्रुप ने भी अनाउंसमेंट किया है। तो वहाँ पर जो पॉलीकैब है, किया इंडस्ट्री है, हेवल्स है, उनका जो मार्केट शेयर वो थोड़ा सा गिर सकता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स उतरेंगे, तो इस वजह से। तो ये जो न्यूज़ है NSDL से रिलेटेड अभी तक तो ऑफिशियल हुई नहीं है कि कब इसका IPO देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि सेबी के जो अप्रूवल्स हैं वो पिछले साल सितंबर के महीने में देखने को मिल गए थे, और ये अप्रूवल का जो वैलिडिटी होता है वो अगले 1 साल का होता है। तो सितंबर में एक्सपायर भी हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर से पहले आपको इसके IPO देखने को मिल जाएंगे, और बिल्कुल भी हैरान मत होना कि अप्रैल के महीने में ही इसके IPO हमें देखने को मिल जाए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं दोस्तों कुछ कंपनीज़ के और बारे में बात करते हैं। इसका नाम है इन्फोसिस। अब दोस्तों इन्फोसिस जो है आने वाले कल में एक न्यूज़ के वजह से फोकस में रहेगी, और वो न्यूज़ होगा कंपनी के Q4 के अर्निंग्स। क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने जब लास्ट टाइम पब्लिश किया था, यानी कि Q3 में, तो कंपनी के जो नंबर्स थे वो हमें अच्छे देखने को मिले थे, क्योंकि लगातार कंपनी ने ग्रोथ दिखाने की कोशिश की थी। Q1 में कंपनी ने 3.5% की ग्रोथ दिखाई थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपने रेवेन्यू में, फिर 5% दिखाया, फिर 7.5% दिखाया, और प्रॉफिट भी कंपनी के कंसिस्टेंट हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। और हमने उम्मीद किया है कि इन्फोसिस के जो नंबर हैं वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि फेड ने जो रेट हाइक्स की थी उस वजह से प्रॉब्लम तो ज़रूर हुआ था US के बैंक को, जिस वजह से हमारी IT कंपनी को कम काम मिला था। बट अब वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो अब हमारी IT कंपनी को 2026 के फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारा काम मिलेगा। बट फिर आए ट्रम्प की एंट्री के बाद काफ़ी अनसर्टिनिटी देखने को मिली। US कंपनीज़ ने बताया कि हमारे पास कोई प्लान्स नहीं है अभी, क्योंकि कोई क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। क्लैरिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ बजट वो कट करते हुए नजर आएंगे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट कर। अगर फ्यूचर में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आता है
तो उनको प्रॉब्लम होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिससे वो अपने कॉस्ट कटिंग को बोल सकते हैं बढ़ा सकते हैं, और इस वजह से फिर से हमारी आईटी कंपनी को कम कामकाज मिलेगी, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। बट इन सारी चीज़ों के बीच में इकरा ने प्रिडिक्ट किया था कि रेवेन्यू ग्रोथ जो हमारी इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी का देखने को मिलेगा FY26 में, वो 4 से 6% का होगा। और इन सारी चीज़ों के बाद जो एक्चुअल में क्लैरिटी होगी वो हमारी कंपनीज़ ही देंगी जब अपनी Q4 की अर्निंग्स वो रिपोर्ट करेंगे। तो वो कब होगा? इन्फोसिस के नंबर्स हमें 17 अप्रैल को देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 17 अप्रैल का डेट नोट कर लो। उस दिन कंपनी के Q4 के नंबर्स ही नहीं, कंपनी के गाइडेंस पे भी ध्यान देना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है KBC ग्लोबल। दोस्तों 28 मार्च को ये भी कंपनी फोकस में रहेगी, क्योंकि रिसेंटली 1:1 के रेशो में इसने बोनस दिया था, जिसका एक्स डेट हमें 28 मार्च को देखने को मिलेगा। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को नोट कर लो। इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ 30 वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।